हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या वीकली करंट अफेयर्स में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा का उपसभापति पुनः चुना गया? ऑप्शन ए मनोज झा, ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू और ऑप्शन डी देश दीपक वर्मा। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है हरिवंश नारायण सिंह। 14 सितंबर 2020 को हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति पुनः चुना गया है। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। अब ये बात आती है कि हरिवंश नारायण सिंह जो है वो किस दल के या किस गठबंधन के प्रत्याशी थे। तो हरिवंश नारायण सिंह जो है वो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने किसे पराजित किया? उन्होंने विपक्ष के साझा उम्मीदवार मनोज झा को ध्वनिमत से पराजित किया। अब ये बात आती है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो बिहार से राज्यसभा सांसद हैं और वह पेशे से पत्रकार रहे हैं। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई वर्षों तक दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में मुख्य संपादक का भी कार्य किया है। अब राज्यसभा से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, राज्यसभा के उपसभापति तो हरिवंश नारायण सिंह पुनः चुन लिए गए। अब बात आती है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो संविधान के आर्टिकल 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो इस हिसाब से वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। तो वही राज्यसभा के सभापति हुए। राज्यसभा के सभापति कौन हुए? एम वेंकैया नायडू। और इसका उल्लेख जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 89(1) में किया गया है। अब एक बात क्या आती है कि वर्तमान में राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है या नेता सत्ता दल कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष जो है वो केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत हैं। वो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं और वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। अब एक बात क्या और उठती है कि वर्तमान में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है वो गुलाम नबी आजाद है। और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो राज्य संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। और वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। एक बात और प्रश्न क्या कंपटीशन में इरेज होता है कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? संसद का अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो संसद का अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। संसद का लोअर हाउस अर्थात संसद का निम्न सदन जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। एक बात और क्या होती है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और एक बात आपको और बता दें कि राज्यसभा जो होती है वो अपने सदस्यों में से ही किसी एक का जो है वो राज्यसभा के उपसभापति के लिए मनोनयन या निर्वाचन करती है। अब एक बात और क्या आती है कि राज्यसभा जो है उसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव जो है वो देश दीपक वर्मा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो प्रतिवर्ष लगभग 20 वर्षों से किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। वह यह है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए डोमिनिक थियम, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ज्वेरेव,
ऑप्शन सी रोजर फेडरर और ऑप्शन डी राफेल नडाल। तो यहां पर जो उत्तर सही है वो है डोमिनिक थियम। अब बात ये आती है कि डोमिनिक थियम ने पराजित किसे किया? तो डोमिनिक थियम ने जो है वो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को पराजित किया। एक बात आपको और बता दें कि वर्ष भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। पहली कौन सी होती है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। दूसरी क्या होती है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तीसरी कौन सी होती है? विंबलडन होती है। चौथी यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है, जिसे अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। अब एक बात तो क्या और आती है कि मेन सिंगल का खिताब डोमिनिक थियम ने जीता। हमें प्रसिद्ध खिलाड़ियों का देशों का नाम भी मालूम होना चाहिए। तो डोमिनिक थियम किस देश के खिलाड़ी हैं? प्रश्न दूसरी तरह से भी फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले डोमिनिक थियम किस देश के निवासी हैं या उनका संबंध किस देश से है? तो डोमिनिक थियम का संबंध जो है वो ऑस्ट्रिया से है। डोमिनिक थियम जो है वो ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी। अब बात आती है, और ये जो है डोमिनिक थियम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब रहा। उन्होंने ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का। अब अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है वो जर्मनी के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। अब बात आती है रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। अब बात आती है राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो राफेल नडाल जो है वो स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का महिला एकल खिताब, वुमेन सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए सिमोना हालेप, ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी विक्टोरिया अजारेंका और ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का महिला एकल खिताब जो है वो नाओमी ओसाका ने जीता है। और इस खिताब को जीतने के साथ ही उनके ग्रैंड स्लैम खिताबों की संख्या 3 हो गई है। अर्थात वह अब तक उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। लेकिन यूएस ओपन खिताब जो है उन्होंने अभी तक 2 जीते हैं। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2018 का यूएस ओपन वुमेन सिंगल टूर्नामेंट का भी खिताब जीता था और वर्ष 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। तो 2 उनके यूएस ओपन खिताब हो गए और 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर उनके 3 से ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए। अब आते हैं कि नाओमी ओसाका जो है वो किस देश की प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो नाओमी ओसाका जो है वो जापान की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। और इन्होंने किस देश की खिलाड़ी को हराया है? इन्होंने विक्टोरिया अजारेंका को हराया है, जो कि बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है। और इन्हें कैसे हराया है? इन्हें 1-6, 6-3 और 6-3 से पराजित किया है। और आपको बता दें 1994 के बाद यूएस ओपन वुमेन सिंगल टूर्नामेंट में ऐसा पहली बार हुआ है कि पहला सेट हारने के बाद किसी महिला खिलाड़ी ने जीत प्राप्त की है। नाओमी ओसाका ने पहला सेट हार गई थी, लेकिन बाद के दोनों सेट वो जीत गई। अब एक बात और क्या आती है कि सेरेना विलियम्स किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो सेरेना विलियम्स जो है वो अमेरिका की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी। अब बात आती है सिमोना हालेप किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो सिमोना हालेप जो है वो रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर और ऑप्शन डी 15 सितंबर। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की एक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 11 सितंबर 2020 को जारी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी असम। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है गुजरात। 11 सितंबर 2020 को जारी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2020 में गुजरात ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग का वर्ष 2019 के मानकों पर यह रैंकिंग तैयार की गई है और यह रैंकिंग किसने तैयार की है? यह केंद्र सरकार के विभाग उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने यह रैंकिंग तैयार, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने, आंतरिक व्यापार विभाग ने जिसे हमने DPIIT भी कहा जाता है, DPIIT भी कहा जाता है, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जारी की है और ये किस आधार पर रैंकिंग जारी की है? ये देखा गया है कि स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप कारोबारियों के लिए राज्य में कितना अनुकूल माहौल तैयार किया गया है, इसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 11 सितंबर 2020 को स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी साहित्य और ऑप्शन डी खेल। तो यहां पर जो सही उत्तर है यह सही विकल्प है समाज सेवा। आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता व समाज सेवी स्वामी अग्निवेश का 11 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। युवावस्था में ही उन्होंने अपने मूल नाम, धर्म, जाति तथा परिवार का त्याग कर दिया था। वर्ष 1970 में उन्होंने आर्य सभा नाम से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। 1977 में वह हरियाणा में राज्य विधानसभा के सदस्य बने। 1981 में राज्य के शिक्षा मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिसने हजारों लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाई। वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से भी वह जुड़े थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी गुजरात। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है हिमाचल प्रदेश। अभी कुछ दिन पहले अखबार में यह भी आया था कि कर्नाटक लागू करने वाला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। आपको यह बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान की है। अब आपको एक बात और बता दें कि यह 34 वर्षों बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इससे पहले वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा नीति आई थी। अब 34 सालों बाद ये नई शिक्षा नीति आई है, तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? तो एक प्रश्न तो यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? तो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। अर्थात अब वर्तमान में हम ये नहीं कहेंगे कि वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। तो हम क्या पूछेंगे प्रश्न कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं।
एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया कि एमएचआरडी का नाम परिवर्तित करके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या रखा गया है। एक दूसरा क्या है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर कुल जीडीपी के कितने प्रतिशत का व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा 6%। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर कुल जीडीपी के 6% का व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक और नई शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बात क्या हुई है कि 10+2 के पैटर्न को समाप्त किया गया है और 10+2 के पैटर्न को समाप्त करके 5+3+3+4 के पैटर्न को लाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 WEFI, मतलब वर्ल्ड, W की जगह हम यहां पे जी कर देते हैं क्योंकि वो जी है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? तो पहला ऑप्शन है हांगकांग, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड और चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान या पहला स्थान हांगकांग का रहा। तो यहां पर विकल्प जो है वो ए सत्य है। दूसरा स्थान किस देश का रहा? तो दूसरा स्थान जो है वो सिंगापुर का रहा। पहला स्थान हांगकांग का और दूसरा स्थान सिंगापुर का। तीसरा स्थान किस देश का रहा? तो तीसरा स्थान न्यूजीलैंड का रहा। और चौथा स्थान किसका रहा? तो चौथा स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड का रहा। ऐसे सूचकांक के प्रश्न जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ये पूछे कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम शीर्ष स्थान किस देश का रहा। हमें भारत का स्थान भी मालूम होना चाहिए कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा। प्रश्न परिवर्तित कर इस तरह भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा और 4 ऑप्शन दे दिए। तो इस सूचकांक 2020 में भारत का स्थान जो है वो 105वां, भारत का स्थान जो है वो 105वां रहा है। और वर्ष 2019 में भारत का जो स्थान था वो 79 था, अर्थात 26 अंक जो है वो भारत नीचे की ओर गिर गया है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 26 अंक नीचे गिरकर 105 हो गया है। और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में चीन का स्थान जो है वो 124 रहा है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9th पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2020 को किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1.7 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी बिहार। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2020 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1.75 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश से क्या क्या हो सकते हैं आपको एक बात बता दें। हाल ही में बाघ गणना रिपोर्ट जारी की गई है। तो उस बाघ गणना रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का शीर्ष स्थान है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं और उन बाघ की जो संख्या है वो बाघ जो है मध्य प्रदेश में वो 526 है। एक और इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट क्या है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार चौथे वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्या हो गए कि हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का शीर्ष स्थान रहा और दूसरा ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। एक बात और आपको बता दें कि वर्तमान में जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष कौन बना है? ऑप्शन ए परेश रावल, ऑप्शन बी अनुपम खेर, ऑप्शन सी जितेंद्र और ऑप्शन डी मनोज तिवारी। तो इसका सही उत्तर जो है वो परेश रावल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 सितंबर 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा और यह पद जो है एनएसडी के अध्यक्ष का, यह जो है वो वर्ष 2017 से रिक्त था। परेश रावल ने हेरा फेरी और मेड इन चाइना जैसी तमाम महत्वपूर्ण फिल्मों में बेहतर अभिनय किया है। परेश रावल को वर्ष 2014 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं ई विद्या वीकली करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।